तो देखिए, चुनावी रणभेरी बच चुकी है और लोकसभा चुनावों का ऐलान भी हो चुका है। 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किसकी कितनी तैयारी। तृप्ति, देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को लेकर बात करें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन वही बीजेपी उस तैयारी को नकारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जी, बिल्कुल बच चुका है। और अब जी, बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बता देते हैं कि 7 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण जिसके लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो मध्य प्रदेश में 4 फेज में वोटिंग होगी और पहला फेज 19 अप्रैल को, जिसमें 6 सीटों पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरा फेज 7 सीटों पर मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव का शेड्यूल आपको बताते हैं 2024 का, जहां छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटें हैं। बस्तर में पहले चरण का चुनाव होना है। अधिसूचना 20 मार्च को जारी, इसके साथ ही नामांकन है 27 को। 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। 4 जून को नतीजे एक साथ आएंगे देश भर में। फेज 2 में कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव है। 28 मार्च की अधिसूचना, 4 अप्रैल को नामांकन है और 26 अप्रैल को मतदान है। फेज 3 में सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। 12 अप्रैल को अधिसूचना, इसके साथ ही नामांकन 19 अप्रैल से शुरू होंगे। 7 मई को मतदान होगा। 4 जून को नतीजे हैं। तो छत्तीसगढ़ में रणभेरी बज चुकी है और लोकसभा की 11 की 11 सीटें 2004 के बाद से अब तक देखे कोमल, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी हमेशा प्लस में रही है। कांग्रेस को 1-2 सीटों से ही संतुष्ट रहना पड़ा है। 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो कांग्रेस बेस्ट परफॉर्मिंग थी, लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो आधे प्रत्याशी तय ही नहीं हो पाए। बिल्कुल, और तृप्ति, इसी बात पर कहीं ना कहीं बीजेपी हावी होती नजर आ रही है कि क्योंकि विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद से हमने देखा बीजेपी एक रणनीति के तहत मैदान में उतरी और जिस तरह से विधानसभा चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान अपने हाथ में लेते हुए एक तरीके से जो मैदान में दिखे, एक बड़ी तैयारी दिखी है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें प्रत्याशियों को लेकर, तो कांग्रेस ने यह कहा कि हम पूरी रणनीति के साथ अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन रणनीति में इतना ज्यादा वक्त, कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया गया है। तृप्ति, बिल्कुल, और इस पर आज हम एक खास पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ने जा रहा है, जहां चर्चा होगी मुद्दों पर, जहां चर्चा होगी चेहरों पर, जहां चर्चा होगी रणनीति पर, समीकरण पर। समीकरण इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे या एक वेग जिस तरीके का क्रिएट होता है उसको लेकर है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता है, स्वागत है आपका। गुलरेज शेख जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत में करूंगी सुरेंद्र जी आपसे। सुरेंद्र जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन आपके यहाँ तारीख बढ़ती जा रही है। पहले 16, फिर 19 बैठेंगे, फिर 20 को बताएंगे। कब बताएंगे आधे? तृप्ति जी, कांग्रेस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जाते हैं। लोकसभा का चुनाव एक बड़ा क्षेत्र होता है, लगभग 2500 बूथ हैं। रायपुर की मैं बात करूं तो 2499 बूथ पिछली बार थे। 2500 गाँव होते हैं और वहाँ पर जो है जनता के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की कार्य योजना को लेकर जो हमारी प्लानिंग है वो कार्यकर्ता तैयारी करते हैं। जहाँ तक टिकट वितरण का सवाल है, आधे से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और बाकी में भी लगभग तय हैं। 29 राज्य हैं और सब जो चुनाव समिति जो तय करती है, CWC की मीटिंग है अभी 18 तारीख को, और प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। हमारी तैयारी तो देखिए, बूथ का विधानसभा चुनाव के बाद में फिर से पुनर्गठन हो चुका है। लगभग 23,000 की संख्या में बूथ हैं छत्तीसगढ़ में। जोन, सेक्टर, बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग, उनकी सतत बैठकें चल रही है। जिस तरह से ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल और प्रदेश कार्यालय में हमारे यहाँ वार रूम भी बने हैं, मोर्चा प्रकोष्ठों की लोगों की तैनाती है, संचार विभाग में अलग से टीम बनी है, लोकसभा वार जिम्मेदारियां दी गई है। तो तैयारियां पूरी है। मूल बात जो है, लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ते हैं। एक तरफ 10 साल यूपीए का कार्यकाल है और दूसरी तरफ 10 साल मोदी सरकार की वादा खिलाफी और उनकी नाकामी है। बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय यूपीए के दौरान हुए,
चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो 2013 का, या आरटीआई शिक्षा के साथ साथ मनरेगा जैसे काम का अधिकार हमारी सरकार ने, यूपीए के मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की नाकामी है, अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, देश पर कुल कर्ज का भार जो है 4 गुना बढ़ गया है, 54 लाख करोड़ से बढ़ के सुरेंद्र 205 जी, लाख करोड़ हो गया। बड़े-बड़े नाकामी उपक्रम होने दिख के रहे हैं। बाद भी जनता जो है काफी भरोसा जता देती है अपना बीजेपी के लिए। लौटेंगे आपके पास, ना, मैं ऐसा- श्रीचंद ऐसा- जी ऐसा- मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीचंद जी से एक हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, और साथ ही मेरा सवाल भी आपसे कि कांग्रेस कह रही है कि जुमलेबाजी ज्यादा होती है और जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों को देखें या फिर इस बार के हुए विधानसभा चुनावों को देखें, बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस भी पीछे रही नहीं है। देखिए, मुगालते में कांग्रेस पार्टी है और मुगालते में रहना भी चाहिए। इनके नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते, न भूपेश बघेल चुनाव लड़ना चाहते थे, न अन्य नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, ताम्रध्वज साहू जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लगातार इन पे दबाव बनाकर केंद्रीय कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर दबाव बनाकर इन्हें चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर किया। अभी भी 5 उम्मीदवार इन्होंने घोषित नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने 11 के 11 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। चुनाव को नज़दीक आने दीजिए। हालात कांग्रेस के ऐसे हैं कि इनको बूथ पे बैठने वाले कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस ने जनाधार खोया है, कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप खोई है, सारी की सारी लीडरशिप, करीब 75% लीडरशिप आज कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। कांग्रेस के लीडरों का कांग्रेस पे विश्वास नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं, तो जनता का विश्वास कैसे अर्जित करेगी कांग्रेस पार्टी? ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, और मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का नाम उनको आप ले आते हैं। तो गुलरेज जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि जो सुंदरानी जी कह रहे हैं उससे वाकिफ तो आप भी होंगे कि एक सूत्री सदस्यता अभियान कांग्रेस का भी स्वागत है और ज्यादातर कांग्रेस का ही स्वागत है। क्या लगता है आपको कि दूसरी पार्टी खाली कर दें तो चुनाव जीतना या 400 पार जो है वो मजबूत हो जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और भारत के लिए जो भी काम करना चाहता हो अक्रॉस द पार्टी लाइंस, जिसको हमारी आइडियोलॉजी स्वीकार हो, जिसको हमारी आइडियोलॉजी पसंद हो, जो राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहता हो, राष्ट्रवाद के लिए जीना चाहता हो और राष्ट्रवाद के लिए मरना चाहता हो, उन सब के लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, चाहे वो कोई कांग्रेसी हो या फिर कोई पत्रकार हो या कोई और पेशे से आता हो। तो ये तो भारत की परंपरा है कि जो भी आता है उसको हम अपने पास रखते हैं, लेकिन हाँ, कंडीशन यही रहती है कि उसकी आइडियोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए, राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए। अब लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हम उनका आज भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना हमारे प्रधानमंत्रियों का करते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने काम किया है। तो जो कोई भी हो, ये सब भारत के लोग, और भारत के लोगों में हम डिफरेंशिएट कभी नहीं करते किसी भी आधार पर। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। और देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है तृप्ति, लेकिन अब ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी लगातार आना शुरू हो गई। कांग्रेस जहां हमलावर हो रही थी, बीजेपी स्वागत कर रही है। इस बीच सीएम मोहन यादव और डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, वो एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं। निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। खासकर मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव रखा है, मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव आयोग के निर्देश में पूरे व्यवस्थाओं के साथ जो चुनाव आयोग चाहेगा, हम सारी सुव्यवस्था बनाते हुए मदद भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर जो उत्साह दिख रहा है, बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं।
बीजेपी तो काफी गदगद है बिल्कुल। और कांग्रेस भी आत्मविश्वास में है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां करीब करीब 1 अरब मतदाता इस महायज्ञ में आहुति देंगे और देश में यही एक खूबसूरती होती लोकतंत्र की, जो हर 5 साल में चुनाव। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार कितनी चुनौती है सुरेंद्र जी? क्योंकि अभी अभी विधानसभा के चुनाव गुजरे हैं, तो मैं ये सवाल फिर दोहराती हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बम्पर मेजोरिटी के साथ आप आए। मध्य प्रदेश में आप आए लेकिन जल्दी चले गए। तीसरी बात, राजस्थान में आपकी सरकार सस्टेन रही लेकिन जो द्वंद्व चल रहा था उसका असर दिख गया। अब तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 19 का चुनाव देख लीजिए, बेस्ट परफॉर्मिंग छत्तीसगढ़ था, 2 सीटें। मध्य प्रदेश में 1 सीट आई आपकी, जो कहा जाता है कमलनाथ की जागीर। तीसरी बात, राजस्थान नील बटे सन्नाटे। तो क्यों आपको लगता है कि 2019 जितना ही बच पाएगा जबकि विधानसभा में सरकारें चली गई? वर्तमान में जो देश के सामने हालात हैं तृप्ति जी, देश का आम चुनाव जो है, देश की जनता को इसका इंतजार है। जो जुमले परोसे गए, जो वादे किए गए थे, किसान की आय दुगुनी करने का, महंगाई 100 दिन में कम करने का, हर साल 2 करोड़ रोजगार का, यदि वो किए होते तो छत्तीसगढ़ के भी मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल में मोदी के कार्यकाल में 45 लाख लोगों को, युवाओं को अवसर मिलता। जिस तरह से वर्तमान में मोदी सरकार का ये जो चुनावी बॉन्ड का जो फैसला आया है, जो बातें सामने आ रही है, देश के इतिहास में पहली बार संवैधानिक संस्थानों को वसूली गैंग के रूप में संचालित किया जा रहा है। डर, ब्लैकमेलिंग और वो रंगदारी वसूली के लिए जिस तरह से ईडी, आईटी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में है, सार्वजनिक जो हुए हैं उसमें तथ्य सामने आए कि जो इनके ऊपर रेड पड़े, जो भाजपा के चंदा दिए, वो उसके खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी गई। दूसरी बात, जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो एक स्कीम चला रहे हैं, चंदा दो धंधा लो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र है आज जनता के सामने है। जिस तरह से किसानों से इन्होंने वादा खिलाफी की, आज देश का किसान दिल्ली की सीमा पर है, बात करने की फुर्सत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। आपको याद होगा जब पिछले दिनों 3 कृषि काले कानून हुए के खिलाफ आंदोलन हुए, 700 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी। जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, देश का संसाधन नहीं बिकने दूंगा, ये इनका जुमला था। आज 30 से ज्यादा बड़े सार्वजनिक उपक्रम बिक गए। देश के संसाधन, रेल, बैंक, बीमा, खनिज, एयरपोर्ट, बंदरगाह, तमाम संसाधन बेच रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन चंद उद्योगपति मित्रों के लिए 18 लाख करोड़ का यह कर्ज माफी कर दिया। यूपीए की सरकार थी तृप्ति जी, 70,000 करोड़ का हमने कर्ज माफी किया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई थी, टाइम बाउंड वादा था 10 दिन में कर्ज माफी का। हमने 2 घंटे नहीं लगाए, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया। इनके फोकस में पूंजीपतियों का हित है, उनके मुनाफे के लिए नीतियां बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल कटने शुरू हो गए। नंदराज पर्वत डबल इंजन की इनकी सरकार थी पहले, तब ये दिए जंगल तो तब भी कटे थे ना। जंगल तो तब भी कटे थे। अपना कार्यकाल शायद कटे थे, ध्यान रहता नहीं है यहाँ पर, अपना कार्यकाल शायद ध्यान रहता नहीं है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र जी। श्रीचंद जी आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल श्रीचंद जी आपसे रहेगा। देखिए, जुमलेबाजी एक बड़ा नाम और फिर फेलियर्स भी याद कराए जाते हैं। सुरेंद्र जी आपके पास आते हैं, आपको वक्त देंगे जी, लौटेंगे। सवाल सवाल जी, श्रीचंद जी आप बोलिएगा। सुरेंद्र जी आप 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, आपका वक्त आपको देंगे, ठीक है। श्रीचंद जी मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, बीजेपी को लेकर लगातार कांग्रेस हमेशा तंज कसती रही है, क्योंकि कई सारे मुद्दे उठाए, चाहे हम बेरोजगारी की बात कर ले, चाहे हम किसानों को लेकर बात कर ले। अभी गिना ही रहते हैं कांग्रेस प्रवक्ता कि क्या किया है। प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती है कि प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं एक चीज का जवाब दूंगा। बात किसानों की अगर करें तो यूपीए 2 जब गवर्नमेंट थी, की सरकार थी, धान का समर्थन मूल्य 1300 रुपए हुआ करता था। आज धान का समर्थन मूल्य 2200 के आसपास है। ये 10 साल का परिवर्तन है। अगर 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 1300 रुपए के अंदर धान का समर्थन मूल्य पहुंचता है। अगर मोदी जी की सरकार में 850 900 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ता है तो निश्चित रूप से किसानों की आय लागत मूल्य देवड़ा करने की बात निश्चित रूप से मोदी जी ने की। अब बेरोजगारी की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। कहीं ना कहीं मुद्रा बैंक के माध्यम से प्रति वर्ष, या हम ये कहें कि 9 साल के
कार्यकाल में करीब करीब 18 करोड़ नौजवानों को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराया, कहीं 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हर बहन के घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस का कनेक्शन मुफ्त में दिया। अगर हम बात करें आवास योजना की तो 4.5 करोड़ ऐसे परिवारों को जिनके पास स्वयं की छत नहीं थी, प्रधानमंत्री जी ने छत मुहैया कराई, मकान उपलब्ध कराए। अगर हम बात करते हैं जनधन खातों की तो 35 करोड़ महिलाओं के खाते बैंकों में खुलवाए। अगर हम बात करते हैं अनाज की तो कोरोना महामारी से लेकर अभी तक 5 किलो चावल प्रत्येक परिवार को 80 करोड़ परिवारों को 80 करोड़ लोगों को चावल देने का काम किया, जो आगामी 5 साल तक जारी रहेगा। हाँ। देखिए बहुत चुनौतियां थी कोरोना महामारी के चलते, लेकिन इन चुनौतियों से मतलब आपको लगता है कि जब विषम परिस्थितियां थी तब भी देश बीजेपी के साथ खड़ी थी, तो अब भी इसे लेकर चलेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, जब डायरेक्ट बेनिफिट की बात होती है गुलरेज जी, तो कांग्रेस पार्टी पहले स्टेप उठाती है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लें तो, या मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी स्कीम्स है कि डायरेक्ट बेनिफिट देना। इसी के आसरे विधानसभा चुनाव में आपकी लाडली लक्ष्मी योजना, यहाँ छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना, इसका असर तो पड़ा ना। कांग्रेस के रास्ते चलते हुए ही सही, लेकिन आना पड़ा बीजेपी को। आपको लगता है क्योंकि अब 1 लाख का वादा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने सालाना महिलाओं को। देखिए इन्होंने तो 70 या 72 हजार का तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी वादा किया था राहुल गांधी ने, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। लेकिन इनकी बात क्या होती है सब जानते हैं, हवाई होती है। एक झूठ का पोलिंदा लेकर आते हैं जिसको ये अपना मैनिफेस्टो का नाम देते हैं। लेकिन यदि अगर आप बोलते हो कि हम केवल ये इस प्रकार की योजनाएं इनसे सीख कर लाए हैं, इनका देखा देख लाए हैं या कोई चुनावी विषय से लाए, ऐसा नहीं है। आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। ये कब की थी? 2017-18 में। क्या उस समय ये चुनाव को देखकर या कांग्रेस पार्टी को देख के की थी? नहीं की थी। जब स्टेट का या नेशन का जब कोष इतना होता है कि आप उसको सस्टेन कर सके और लोगों को सोशल बेनिफिट सशक्तिकरण के रूप में ट्रांसफर कर सके, तो वो करना स्टेट का कर्तव्य बनता है। हम उस प्रकार से नहीं करते जैसे पंजाब की आम आदमी सरकार या फिर उससे पहले कांग्रेस की जो सरकार थी वो करते थे कि स्टेट जो था वो बैंकक्रप्ट होने की और डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी इस प्रकार के कृत्य किए जा रही है। स्टेट का कोष जो है वो सस्टेन करना चाहिए। स्टेट कभी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, विकास के काम होना चाहिए, निवेश आना चाहिए, नौकरियां बनना चाहिए जैसा मध्य प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद जो पैसा बचता है हमको लगता है कि हाँ इतना पैसा हम अगर बाजार से भी लेते हैं लेकिन हमारे पास एक रोड मैप है कि स्टेट का रेवेन्यू इतना आएगा, तो फिर वो सरकार का कर्तव्य बनता है। सरकार का कर्तव्य नहीं होता कि केवल अपने खजाना भरते रहे। स्टेट का डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर दोनों एक साथ चलते हैं। सुरेंद्र यही कह रहे थे ना, कर्ज पर ही तंज होते हैं। फिर बिल्कुल सत्ता पर कर्ज का ही तंज कसा तौर पर, क्योंकि देखिए फ्रीबीज जो लगातार कांग्रेस की ओर से जो तंज कसा जाता रहा है ना कि कर्जा ले लेकर जनता को लुभा रहा है। कंप्लीट कर लूं क्या थोड़ा सा? बिल्कुल करिए। कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, 10 साल तक सरकार थी, जिससे हमारी 10 साल की सरकार हुई, बराबर कालिकाल हो गया। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी हिंदुस्तान दुनिया में। आज कितने नंबर की है? हम 5वें नंबर की हो गए हैं। इन्फ्लेशन जो था 13%, 13.5% तक जाता था, ऑन एन एवरेज आज कितना है? 5% पर है। और कानून बना के 6% की कैपिंग कर दी है। तो आपको सब चीजों के बीच में बैलेंस बनाना है। इसमें कोई उधार लेके घी पीना गलत होता है, लेकिन हाँ जब आपको लगता है कि आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, इतने ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हो कि रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद आप जो है एक्सचेकर को वो बेनिफिट देते हो। ठीक है, चलिए आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच तृप्ति देखिए एक बड़ी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ में जब बात करें तो पिछले लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस के हाथ 2 सीट्स लगी, इस बार क्या इक्वेशन रहेगा? क्या इसमें कुछ बढ़त होगी या फिर ये जो 2 थी वो थी ही हो जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं वापस से आना चाहूंगी सुरेंद्र जी आपके पास, क्योंकि आपने कहा कि जुमलेबाजी बीजेपी लगातार लुभाती रहती है, कई सारे आपने चीजें कही, किसानों को लेकर कहा। अब कांग्रेस ऐसा क्या नया कर देगी जो विधानसभा में हुआ वो लोकसभा चुनावों में नहीं होगा?
कांग्रेस की सरकारों ने अपने पुराने कार्यकालों में ये प्रमाणित किया है। अभी एक ऋषि में कह रहे थे सुंदरानी जी, सम्मानी पूर्व विधायक रहे हैं, एमएसपी का आप देख लीजिए 2004 से लेकर 2014 तक 138% बढ़े थे एमएसपी, धान की एमएसपी की मैं बात कर रहा हूं। वही मोदी राज में केवल 64%, आधे से भी कम। और शायद भाजपा के मित्र जो है वो स्मृति लोप के शिकार हैं। ये आंकड़ा एक बार फोकस कर दीजिए कि देश के इतिहास में पहली बार कुल कर्ज का भार जो है 4 गुना हुआ है, तो वो मोदी सरकार में एफआरबीएम के एक्ट का भी वायलेशन होने लगा है। जिस तरह से मोदी सरकार में पिछले दिनों हमने देखा कि जो ये अभी कह रहे थे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी, अपने डेटा दुरुस्त कर ले कि जो 54 लाख करोड़ का कुल कर्ज था देश के ऊपर, वो 205 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। बावजूद इसके कि एक भी सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू ये लगाए नहीं, बेचने का काम ऐसा किया कि 30 से ज्यादा बड़े सार्वजनिक उपक्रम बिक गए। बीमा में 74% एफडीआई, जो डिफेंस के प्रोडक्शन यूनिट है उसमें भी 74% एफडीआई, एयरपोर्ट बेच दिए 134 से ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झाके जिस तरह से कांग्रेस ने, देखिए एमएसएमई के नाम पर ये ढोल पीटते हैं, सच्चाई ये है, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 97% एमएसएमई पिछले 9 साल से 97%, 97% 3 साल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट जहां पर होता है, जो 9 लाख से ज्यादा केंद्रीय विभागों में पद खाली हैं, लेकिन ये नौकरी देने के बजाय जो पीएसयूज हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है, उसको बेच के सरकारी नौकरी में रोजगार के अधिकार को ये खत्म कर रहे हैं। तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की असफलता जो है वो जनता के सामने है। आज महंगाई लेकिन इससे इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता ना सुरेंद्र जी, 5वें नंबर पर है। तृप्ति जी देखिए, ये बार बार पेट्रोलियम की कल अब 2 रुपए कम करके ये वाहवाही लूट रहे हैं। सच्चाई ये है कि 2014 में जो सेंट्रल एक्साइज डीजल पर ये प्रति लीटर लगता है, परसेंटेज में नहीं लगता, 3 रुपया 54 पैसा है पैसा था 2014 तक। उसको मोदी सरकार ने 31 रुपए तक बढ़ाया, उसके बाद 19 रुपया 90 पैसा अभी है। 2 रुपया मतलब 6 गुना वसूली करके ये एहसान बताते हैं। 36 लाख करोड़ से ज्यादा जनता का पेट्रोलियम उत्पाद में किया पिछले 8 साल। बिल्कुल नहीं, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। ठीक है, जनाब सुरेंद्र जी, अब उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। कहीं पे भी पेट्रोल डीजल के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम अन्य देशों पर निर्भर करते हैं। क्रूड के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। 14 की तुलना में आधे दाम है। देखिए सम्मानी जी, सम्मानी सुंदरानी जी, आप बताइए 2014 में क्रूड ऑयल किस रेट पर था और दाम डीजल के 68 होते थे जब $140 प्रति बैरल था, आज $70 के आसपास है। तर्क जो है जो उचित नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी और सुंदरानी जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तृप्ति, आप गुलरेज जी से सवाल लीजिएगा। गुलरेज जी, यहाँ जी आप सुंदरानी जी जवाब देंगे उनके उसके बाद में। गुलरेज जी, इस पे जवाब दीजिए। कांग्रेस आंकड़े पेश कर रही है, वो कह रही है कि भाई हम तो बता रहे हैं आपको खुल के, फिर कैसे आप दम भर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था? दम इसलिए भर रहे हैं जो आंकड़े वर्ल्ड बैंक कहती हो, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता हो, उसको आप माने, उसको इंगित करें। 2014 में जब मनमोहन सिंह हटे थे तो भारत की जो इकोनॉमी थी ना जीडीपी की, वो केवल और $2 ट्रिलियन की थी। आज कितनी है? $4.25 ट्रिलियन के मार्के को हम क्रॉस कर चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कहाँ हम 11वें नंबर पे थे और कहाँ हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं, और उसी अनुपात में सब चीजें बढ़ी है। फिलिप कर्व जो होता है इकोनॉमी में, क्योंकि अब ये मेरे टीम में आ रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। फिलिप कर्व क्या दिखाता है? जीडीपी बढ़ती है, जॉब्स बढ़ते हैं, और उसके साथ में विकास के लिए आपको लोन भी लेते हो। तो जब और आज के समय हम जब विश्व मंदी में जा रहा है तो हिंदुस्तान एक चमकता हुआ सितारा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। तो ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अभी यूरोप के 4 देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद कंडीशन करते हो कि आपको 15 साल में हमारे यहाँ $100 अरब वर्थ का इन्वेस्टमेंट भी करना है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा और आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे। तो ये मोदी गवर्नमेंट की मोदीनॉमिक्स है जो चमक रही है और इसलिए हमको वोट मिल रहा है।
बिल्कुल, चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास। मैं सुरेंद्र जी आपके ही पास आऊंगी अपना अगला सवाल लेकर, क्योंकि लगातार इकोनॉमी को लेकर बात हो रही है। क्योंकि आपने कहा कि जब कांग्रेस का कार्यकाल रहा तो जनता का ये भला हुआ वो भला हुआ, लेकिन ऐसी क्या कमी हो गई कि जनता ने परिणाम ही बदल दिए, फिर बीजेपी को ले आई। और ऐसा एक बार नहीं कि लगातार 2 बार, अब तीसरी बार एक बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है और बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार हम आने जा रहे हैं। अब उस तीसरी बार को वहां रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने पुराने कार्यकाल की तरह ही रहेंगे या कुछ उसमें कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है वो इवेंट प्लान करके इस प्रकार से असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है। इनके आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी जो ये झूठ गढ़ते हैं उसी को प्रसारित करते हैं। और 2019 का चुनाव ये अपनी किसी उपलब्धि पे नहीं लड़े, ये जीएसटी के नाम पर वोट मांगते, ये नोटबंदी के नाम पर वोट मांगते। सुन लीजिए, 50 दिन में आप ही के पास सबसे बड़ा घोटाला सरकारी बैंकों के माध्यम से। ठीक है सुंदरानी जी, आप ही के पास आ रहे हैं, अगले जवाब के लिए आपके पास आ रहे हैं सुंदरानी जी, आप उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। ठीक है, आराम से जवाब दीजिए सुरेंद्र जी, आराम से जवाब दीजिए। सुंदरानी जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उन्हें बोलने दीजिए। 5 साल में आपको नकार दिया जनता ने। अपनी नाकामी को ढाकने के लिए 2011 के बाद से ये जनगणना नहीं करवा पा रहे हैं। 21 में होना था, क्यों नहीं करा? जो सरकारी एजेंसियां आंकड़ेबाजी करती थी। लेकिन सुरेंद्र जी इसी जनगणना पे आ जाती हूँ। ठीक है, मैं सवाल कर लेती हूँ, सुंदरानी जी रुकिए सुंदरानी जी, सुरेंद्र जी उसी जनगणना पे आ जाते हैं। उसी सर आप सवाल तो सुन लीजिए, सुरेंद्र जी और सुंदरानी जी सुन लीजिए। टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं, सुरेंद्र जी टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया 1 लाख का, 1 लाख देंगे सालाना। तो बात मेरी सुन लीजिए, जनगणना पे आप कंप्लीट करिएगा, उस पर मैं मेरा सवाल जोड़ दे रही हूँ, जनगणना पे ही आ जाती हूँ। टीएस सिंहदेव का जो उन्होंने कहा है वो मैं पढ़ रही थी, एक प्रतिष्ठित अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा है कि हमने वादा किया 1 लाख सालाना महिलाओं को देने का, लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब हम आंकड़े ले आएंगे, गिनेंगे, तब बताएंगे आपको कितने हैं कितने नहीं। मतलब बनी बनाई खीर में कोई ना कोई खटाई डाल देता है आपके यहाँ। बिल्कुल नहीं जी, देखिए जनगणना इसलिए जरूरी है कि आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण उसके साथ में शामिल होता है, अलग अलग कॉलम होते हैं, देश का एक्चुअल एक्सरे। सुन लीजिए, अरे आप झोंक रहे हैं, ये गंद फैलाना छोड़ दिया, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। 8,333 रुपया मिलेगा महिलाओं को, जिनका शोषण 400 का सिलेंडर 900 रुपए वसूल रहे हो। सुंदरानी जी उनको जवाब तो देने दीजिए, प्लीज। झूठ बोला, एक भी हितग्राही को एक 30 सेकंड, चलिए 30 सेकंड सुरेंद्र जी, 30 सेकंड, फिर तुरंत सुंदरानी जी आपके पास। मोदी राज की उपलब्धि बता रहे हैं, वो असलियत ये है कि 55 से 112वें स्थान पर आ गया भुखमरी इंडेक्स में। 60% आबादी को मोदी की सरकार ने, सुन लीजिए इनके लोगों को सुंदरानी जी 30 सेकंड में इंतजार करना है, बस 30 सेकंड, वो भी खत्म हो रहे हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। एशिया की 12 करेंसी में अच्छा बड़प्पन आप ही दिखा दीजिए। सुरेंद्र जी सुनिए, ठीक है सुरेंद्र जी, अब एक बार सिरे से सुन लेते हैं। सुंदरानी जी चुनावी मंचों में भी आप भाषणों का इंतजार करते हैं। सुनिए ना सुंदरानी जी, सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी अभी थोड़ा सा यहाँ पे दरिया दिली दिखा देते हैं और एक बार सुंदरानी जी को सुन लेते हैं। वरिष्ठ है वो भी, आप भी साथ में, डिबेट की बात तो दोस्ती यारी चलती रहती है, और दोस्ती यारी वाला कमेंट तो आज निर्वाचन आयोग ने भी किया। सुंदरानी जी आप सिरे से जवाब दीजिए, ठीक है, बारी बारी से। लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, सलीके से बात रखते हैं। सुंदरानी जी बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। आज विदेशों में जो सम्मान भारतीयों का है, कांग्रेस के जमाने में धुतकारा जाता था विदेशों में भारतीय लोगों को। आज अगर भारत का सम्मान बढ़ा है तो मोदी जी की ताकत के कारण बढ़ा है, मोदी जी के 56 इंच सीने के कारण बढ़ा है। आज यहाँ की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है, 5वें नंबर पर देश की अगर आर्थिक स्थिति आई है तो निश्चित रूप से मोदी जी की ताकत का परिणाम। आज अगर गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है तो मोदी जी के कारण मिलता है। कोरोना महामारी जैसी महामारी से लड़ने का अगर साहस किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। अगर
माध्यम से लोगों के घरों से लकड़ी पे बनने वाला खाना का लकड़ी पे बनने वाले खाने तो निश्चित रूप से मोदी जी ने दिए। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर अगर आज कचरे को अलविदा किया है तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार ने किया है। धारा 370 जिससे देश का स्वाभिमान बढ़ा, जम्मू कश्मीर पे हमारा पूरी तरह से अधिकार हुआ, कहीं ना कहीं धारा 370 भी हमारे लिए, 3 तलाक की बात करें, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ मोदी जी ने दिया। लाभार्थी मैं ये कहूंगा कि आपकी बात से यही लग रहा है 40 करोड़ कि बस तो निश्चित आपकी बात से यही लग रहा है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि मोदी मैजिक ही काम करेगा। बिल्कुल, और जैसे विधानसभा चुनावों में ये बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और मनीष जी, इक्वेशन अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी दोनों जगह हम देख रहे हैं, तो बीजेपी शुरू से बढ़त बनाए नजर आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस अपना एक अलग दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव भूल जाइए, इस बार लोकसभा चुनावों में अलग असर दिखेगा। हालांकि कई सारी चीजें बीजेपी के ऊपर फोड़ दी हैं कि बीजेपी जुमलेबाजी करती है, ईवीएम को लेकर कई सवाल, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी यहां पर करारा हमला बोला है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हास्यास्पद रही है वो स्पीच जब इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस तरह से देखते हैं पूरे को? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से विधानसभा से अलग ही होता है। और रही बात छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में, तो पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो एक वर्चस्व जो है वो दिखाई दिया है। और खासकर छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की जो है पिछले बार भी 9 सीटें आई थी, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की है। और अभी 3 महीने पहले जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में भी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई है। निश्चित रूप से एक माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी फिलहाल दिख रहा है, पर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी पहल की है, जो हैवीवेट कैंडिडेट्स को उतारा है, और जिस प्रकार से 6 सीटें कांग्रेस ने घोषित की है, पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उन्होंने उतारा है, पूर्व मंत्रियों को उतारा है। हालांकि 5 सीटें अभी घोषित होना शेष हैं। जब ये पूरी सीटें एक बार जब घोषित हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि उसके बाद इसका सही आकलन किया जा सकता है। बावजूद इसके कि कहीं ना कहीं जो 3 महीने पहले जो सत्ता परिवर्तन है उसका जो अस्क जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के मतलब सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार लोकसभा के लिए तैयारियां करती रही है। 11 टिकट उन्होंने पहले भी घोषित कर दिए, उन्होंने अपनी पूरी कमेटियां बना दी, और मुझे लगता है मैदान में 11 उन्होंने कर दी, अभी 5 बची हुई है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें बस्तर भी है। और आप बस्तर पर काफी बारीकी से नजर रखते हैं और उस पर बोलते भी हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि बस्तर वो सीट है जिसको एक लंबे अरसे के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ लिया। दीपक बैज एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे लाल पानी की समस्या के बाद में, लेकिन उन्हीं दीपक बैज के पीसीसी चीफ की अगुवाई में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार जाती है। आपको क्या लगता है बस्तर इस बार क्या, क्योंकि बस्तर पर ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है, विधानसभा के चुनाव के परिणाम भी बताते हैं, तो कोई मेल दिखेगा? मोदी लहर थी 2019 में, बावजूद इसके बस्तर कांग्रेस के हाथ गया था। नहीं, देखिए, बस्तर में जो विधानसभा का जो परिणाम है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूती दिखा रहा है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल सेंटिमेंट को एड्रेस करते हुए जो अपनी रणनीति बनाई थी, चुनावी रणनीति, मुझे लगता है कि वो उसमें काफी हद तक सफल रहे हैं। जिस प्रकार से सरगुजा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बस्तर में भी 7 सीटें बीजेपी की और 5 सीटें कांग्रेस की आई। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आदिवासी सेंट्रिक जो उनकी रणनीति रही है वो उस पर विधानसभा में तो उसका लिटमस टेस्ट हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी मतलब सफल भी रही। लेकिन लोकसभा की बात जहां तक आती है तो निश्चित रूप से जो दीपक बैज जो है वो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है जी। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में उनका प्रदर्शन रहा है, लोकसभा में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, बावजूद कांग्रेस के पहली जो लिस्ट घोषित हुई उसमें दीपक बैज का नाम ना आना कहीं ना कहीं आश्चर्य में लोगों को डालता है। क्योंकि
विधानसभा चुनाव भले हार गए वो, पर आज भी कांग्रेस का सबसे सशक्त और मजबूत चेहरा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस। मनीष जी, आपके पास लौटेंगे, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम विजय बघेल का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पे और ये जो तारीखों का ऐलान हुआ है वो सुनवा देते हैं एक बार। अब चुनाव की तारीख भी तय हो गई है और जितना भी तय हो गया है, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लग गया है तो कुछ बंधन, कुछ और जो नियम कानून का पालन करना होता है उसके अनुसार हम अपने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे नेताओं ने जो संकल्प लिया है कि इस बार 400 पार एनडीए का और 370 पार भारतीय जनता पार्टी का, उन संकल्पों को हम छत्तीसगढ़ में पूरा करेंगे और यहाँ की 11 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में देंगे, माननीय नड्डा जी की झोली में देंगे। विजय बघेल दुर्ग से लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र जी, कह दिया है तारीख आ गई है, जीत भी पक्की है। और आपके जो कैंडिडेट हैं वहां से भीतर खाने खबर ये भी निकल कर आ रही है कि समाजों में बैठकें हो रही है और खुलकर नाराजगी भी दिख रही है। तो लगता है आपको जो नुकसान विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत समीकरण तो आते हैं ना कहीं न कहीं, वो अभी शांत है कि नहीं है, सपोर्ट में है कि नहीं है, क्योंकि दो लोकसभा से आपने उतारे उम्मीदवार। तृप्ति जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 3 महीने के कुशासन में ही इनकी सांसें फूलने लगी है तो इनको एहसास फिर आप गलत बोल रहे सुन लीजिए, अपने समय में बोलिएगा। 9 निकम्मे सांसद थे भाजपा के, 5 साल क्या किया बताए, हजारों की संख्या में इनके मुंह में दही चाटू काटता में दही जम जाता था। अपने समय में बोलिएगा, अकेले बोल रहे हैं क्या? अपने समय में बोलिएगा। जब छत्तीसगढ़ के हजारों निकम्मे सांसदों के हजारों की संख्या सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला 5 साल में 4,61,000 करोड़ रुपए जब देने की बारी आती थी जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये जान चुके हैं कि एंटी चरम पर है, मोदी और भाजपा के खिलाफ चरम पर है। 11 में से 9 प्रत्याशी को बदले। सुंदरानी जी ये बताइए, यदि आपको मोदी सरकार के काम पर भरोसा होता, अपने सांसदों के काम पर भरोसा होता, मुझे लगता है मुझे ये लगता है कि बराबरी की लड़ाई हो चुकी है। बिल्कुल, बराबरी की लड़ाई हो चुकी है। गंभीर थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी गंभीर बात कर लेते हैं। तो सुंदरानी जी, सवाल ले लो आप। जी, मैं गुलरेज जी आपसे पहले आपके पास आना चाहूंगी इस बीच। प्लीज सुंदरानी जी और सुरेंद्र जी प्लीज दूसरे को मौका दीजिए। गुलरेज जी, देखिए एमपी में अगर हम बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फर्क है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस की ओर से लगातार कहा गया कि ये हुकुम का इक्का साबित होगा और बीजेपी पर बड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही कि ये यात्रा जहां से गुजरी वहां पर हार का सामना करना पड़ा और इस बार भी वैसा ही होगा सारे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स, कुछ नेता ऐसे जो इधर से उधर हुए हैं। तो कांग्रेस को लेकर बीजेपी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और कांग्रेस कह रही है ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, कांग्रेस तो ये कह रही थी कि राहुल गांधी की अभी जो यात्रा होगी उसमें तो राहुल गांधी की आंधी आएगी, लेकिन आंधी तो दूर की बात है, बूंदाबांदी भी नहीं हुई। यहाँ तो मैं उज्जैन में था, उज्जैन से निकले, उज्जैन के पास से निकले, इंदौर तक से कार्यकर्ता नहीं थे, मालूम तक नहीं पड़ा कि कोई यात्रा निकल गई घर से। तो ये तो स्थिति है इनकी। देखिए, जमीन पर कार्यकर्ता होना चाहिए, बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। मतलब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी आप सोच लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में तो बोल ही रहा हूँ, देखिए बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आप मुझसे ये पूछेंगे तो जमीन पे कार्यकर्ता होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पास न नेता बचा है न कोई कार्यकर्ता बचा है, तो ऐसे में जीतना तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर आप ये देखिए ना, जहां जहां राहुल गांधी गए, बिहार में एंटर होते हैं, नीतीश कुमार ने इनका साथ छोड़ दिया, बंगाल में एंटर होते हैं, दीदी ने अपनी स्थिति घोषित कर दी, मध्य प्रदेश में आपने देखा क्या हालत हो गई है इनकी। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुए, सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, पूर्व मंत्री हुए, वो सब छोड़ के आ रहे हैं। इंदौर में आपने कल देखा किस प्रकार से अंतर सिंह दरबार हुए या सिंघवी जी हुए, वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए, क्योंकि कांग्रेस दिशा ही नहीं। और एक बात समझिए आप कि अनगाइडेड वाहन के अंदर कोई बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि अनगाइडेड वाहन जो होता है ना, ड्राइवरलेस जो चल रहा है, उसका एक्सीडेंट होना निश्चित होता है। तो एक्सीडेंटल गाड़ी से तो हर कोई कूदता है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की।
ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। तृप्ति, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर जब बात कर रहे हैं तो पिछले चुनावों पर जब नजर डालते तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस तारीखों में तो नहीं है, लेकिन अब तैयारी में ज्यादा डिफरेंसेस लग रहे हैं। बिल्कुल। मनीष जी से समझ लेते हैं थोड़ा सा। मनीष जी, बस्तर का तो जिक्र आपने कर दिया, लेकिन आपको पूरी 11 लोकसभा सीटों में क्या नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमने देखा कि बीजेपी ने रीशफल किया, सांसदों को विधायक बना दिया, अब मंत्री को सांसद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब पहले विधायक बनाना, फिर सांसद बनाना, सांसद से विधायक बनाना, ये फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस भी शायद इस दिशा में चल रही है? क्या फायदा होगा इससे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए क्या होता है कि जब कोई दल सत्ता में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी बन ही जाती है, और एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने के लिए जो है इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस प्रकार के प्रयोग किए हैं, चाहे मंत्री बनाने को लेकर के हो, विधायक का टिकट देने को लेकर के हो, या लोकसभा का टिकट देने को हो। पिछली बार आपने देखा 11 की 11 सीट जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया और उसमें से 9 सीट जीत करके आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जब ये प्रयोग सफल होता दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वो प्रयोग इस चुनाव में भी कर रही है। वहीं जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस के लोगों का मनोबल अभी थोड़ा सा डाउन है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हैवीवेट कैंडिडेट उतार रही है। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र के चुनाव होते हैं या मोदी का जो एक मैजिक जो कहा जाता है, या जिस प्रकार का एक वातावरण जो है सत्ता परिवर्तन के बाद आज छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इन सीटों को जीतने के लिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी अभी प्रयोग किया है, हो सकता है उनका ये प्रयोग सफल हो, पर मुझे निराशा आदिवासी सीटों पर होती है। खासकर बस्तर जैसे इलाके में दीपक बैज जिस प्रकार का चेहरा है कांग्रेस के लिए, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वो लगातार निवर्तमान सांसद रहे हैं, उनकी अपनी कुल मिलाकर के अच्छी छवि है। लेकिन विधानसभा की परिस्थितियों के चलते दुर्भाग्यजनक तरीके से वो चुनाव हार गए। पर आज भी वो बड़ा चेहरा है, और भारतीय और कांग्रेस जो है वो अभी उनको कैंडिडेट नहीं बना रही है। तो कहीं ना कहीं उससे एक बात तो कहीं ना कहीं लोगों में एक शक पैदा होता है कि भीतर की खबर शायद मनीष जी ने एक इशारा तो कर दिया है। तो इशारा क्या है? क्योंकि एक बड़ा चेहरा तो कवासी लखमा भी बताते हैं खुद को। बिल्कुल सही कहा वहां भी फेरबदल हो सकता है क्या? सही कहा आपने। और एक प्रतिक्रिया इस पर हम सुरेंद्र जी से जरूर लेंगे। सुरेंद्र जी, देखिए कई बड़े दावे वादे आपने भी किए हैं और बीजेपी ने भी किए हैं, लेकिन जब हम इक्वेशन समझते हैं तो बदलाव बीजेपी ने एक बड़े लेवल पे किया। हालांकि कांग्रेस ने भी परिवर्तन किया है, लेकिन ये कितना फायदेमंद होगा ये समझना बाकी है। कांग्रेस में जो प्रत्याशियों की सूची आई है, निश्चित तौर पर उसमें सभी वर्गों का समावेश है। महिला प्रत्याशी भी हैं, युवा चेहरा भी है। मैं समझता हूं कि विकास उपाध्याय जो है छत्तीसगढ़ में सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर यहां पर राजधानी रायपुर से उतारे गए हैं, और बाकी के 5 सीटों में भी सर्वोत्तम उम्मीदवार का कैंडिडेट। सुंदरानी जी, आप प्लीज उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास भी आ रहा है। अटल जी ने भी चुनाव हारा था, 2 सीटों पर थी। भाजपा आज अहंकार हो रहा है इनको अपने। सुन लीजिए अभी महिला कैंडिडेट नहीं बताए ना आप लोग? तृप्ति जी, सुरेंद्र जी, महिला कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। कोरबा से ज्योत्सना महंत जी। उसके बाद में कांकेर से भी जो नाम चल रहे हैं उसमें भी अनिला बढ़िया जी का नाम है, जो भी फैसला होता है सीडब्ल्यूसी की कमेटी तय करेगी। ठीक है सुंदरानी जी, आखिरी चलिए सुंदरानी जी ये बताइए, आपको इतना मतलब कॉन्फिडेंस गजब का है, 400 पार का टारगेट तो है, भले एक टारगेट लेके चलना ही चाहिए, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि पैदल चलकर चांद पकड़ लेंगे। आत्मविश्वास? निश्चित रूप से हमारी लीडरशिप पे हमारा भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। हमारे बूथ में कार्यकर्ता है, एक भी बूथ ऐसा नहीं जहां पे 25-30 कार्यकर्ता हमारे नहीं हो। हमारा लगातार विधानसभा चुनाव के पहले से असल प्रचारक तो ईडी और आईटी है, अब सीबीआई भी आ गई है कमल छाप के, और इनकी वॉशिंग मशीन ये तो ताकि जिसको भ्रष्टाचारी बताए चिंतामणि महाराज सरगुजा से उतारे गए।
गए, इनके यहाँ तो उम्मीदवारों को भी टोटे पड़ गए। गोदराज नाथ जिनका विरोध है, दूसरे जगह से चलिए, तो सोशल मीडिया पर तो बहुत खूब चल रहा है, उधर से कार्टून आए, इधर से कार्टून आए। आप देख रहे हैं कि जनता कैसे लेती है इन सब चीजों को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोमल, बिल्कुल, और ये वार पलटवार का दौर लगता नहीं कि कभी खत्म होगा, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, ये आपको एक बार सुनवा देते हैं। तंत्र का निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। खासकर मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव रखा है, मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव आयोग के निर्देश में पूरे व्यवस्थाओं के साथ जो चुनाव आयोग चाहेगा, हम सारी सुव्यवस्था बनाते हुए मदद भी करेंगे। मैं खासकर 19 अप्रैल हमारी 6 सीटों के चुनाव है, जो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को है, जिसमें 7 सीटें हैं, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। इसी प्रकार से हमारा तीसरा चरण 7 मई को प्रारंभ होगा, जिसमें 8 सीटें हैं, जो हमारा चंबल का बेल्ट आता है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, यानी मध्य भारत वाला पूरा बेल्ट इसमें आएगा। इसी प्रकार से मालवा का बेल्ट हमारा चौथे चरण में आएगा। इसमें 13 मई को इसके वोट डलेंगे। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, ये निमाड़ और मालवा का बेल्ट रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में हमारे अपने सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, और खासकर इस लोकतंत्र के पावन यज्ञ में हम सबकी जवाबदारी भी, और चुनाव आयोग ने जैसा कहा है, हर व्यक्ति को वो कोशिश करेंगे हर एक व्यक्ति का वोट डले। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जिसको इस चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिनने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वैसे तमाम युवा और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति जिसको जहाँ जैसी सुविधा मिले, वो अपने मतदान का जरूर उपयोग करें। ये यज्ञ है, इसमें हम सबकी आहुति होना चाहिए। ये 21 शताब्दी का भारत है, जिसमें हम सबका भागीदार होना इस लोकतंत्र के लिए गौरव बढ़ाने वाला रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर चुनाव आयोग के प्रति धन्यवाद। सर, आपके जो विरोधी हैं कांग्रेस, वो पूरे देश में ताल ठोक रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं हम अपने सत्ता में आएंगे, मोदी जी को सत्ता से बाहर करेंगे। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आप लोग कितने आश्वस्त हैं? देखिए, चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है, और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं, और अभी 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। और मुश्किल से अब हमारा 13 मई लास्ट चुनाव चरण है, और आज लगभग 16 मार्च हो गया है। आप बताइए, 60 दिन भी हमारे पूरे नहीं बचेंगे, लेकिन इतने कम समय में पूरा चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूं कि वो अपनी तैयारी करें। अभी इस चुनाव में तो जो होना हुआ, कांग्रेस अपने पुराने गौरवशाली अतीत के कारण जानी जाती थी, लेकिन कमज़ोर लीडरशिप में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेता इसका विचार करेंगे और वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जरूर कोई अच्छा कदम उठाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने कहा कि हम 6,000 किलोमीटर हमने यात्रा किया है, और जैसे मैंने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व की ही कमजोरी है कि कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं है। पहले वो विचार कर ले कि किसको लॉन्च करना है। उनके लीडर जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता है, उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों की जिस ढंग से बेइज्जती हो रही है वो लंबा प्रकरण है। लेकिन मैं तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकेगी और भाजपा से सबक लेगी कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत कैसे करते हैं, चुनाव को कितनी गंभीरता से लेते हैं और चुनाव के लायक वातावरण बनाने में सरकार समाज की सेवा करते करते जनता का दिल कैसे जीतती, जैसे मोदी जी जीत रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे कामों के भरोसे से मोदी जी फिर इस बार
400 पार, 370 बीजेपी और साथ ही अलायंस के साथ मिलकर के हम 400 सीट जीतेंगे। और प्रदेश के जो आंकड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर आ रहे हैं, सर्वे एजेंसियां जो बता रही है कि अब की बार 29 की 29 सीट बीजेपी को मिल रही है। तो देखिए, एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने दावा किया कि जीतेंगे हम ही, कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत हासिल करने का एक बड़ा दावा किया है। तारीखों का ऐलान हो गया, तैयारियां भी दिख रही हैं, लेकिन वक्त बताएगा ये तैयारियां किसको मंजिल तक ले जाती हैं।